है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद हैं आनंदी माता, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य की शिष्या हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं साध्वी प्रज्ञा जी, जो कि बीजेपी की एक नेता है। साध्वी प्राची जी हमारे साथ हैं। ऋचा सूद हमारे साथ हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं और डीडीपीएस में कई सालों तक प्रिंसिपल रही हैं, नेशनल अवार्डी भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र से तमाम आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि महिला सशक्तिकरण पर बात कर सके, इस आधी आबादी की आवाज को और बुलंद कर सके। हमारे साथ गीतांजलि जी भी मौजूद हैं, जो कि नॉर्दर्न रेलवे की पीआरओ हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अर्चना भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो कि एक टीचर हैं एमईटी में। तमाम लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस आधी आबादी की आवाज अनसुनी की जा रही है। हमारे साथ लक्ष्मी सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि एसएचओ हैं सेक्टर 39 चौकी में, नोएडा में। ये तमाम लोग मौजूद हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो पिछड़ रही हैं। चुनाव आ रहे हैं, आम चुनाव 2014 आ रहे हैं। इस 49% महिला की क्या भागीदारी रह सकती है, कितना काम किए जाने चाहिए और हमारे क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में उठाए जाने चाहिए, इसी सब पर आज चर्चा के लिए ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी आनंदी माता के पास। आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। एक वक्त ऐसा भी था हिंदुस्तान में जब आध्यात्म में भी महिलाओं को भागीदारी नहीं करने दी जाती थी, लेकिन फिर वक्त बदला। महाभारत के काल से धीरे धीरे, मीराबाई के काल से महिलाएं आगे आई, हालांकि काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। आज महिलाएं पोएट है। क्या लगता है आपको और कितना बदलाव अभी आना बाकी है? क्या महिलाओं को अब भी शोषण, आपको लगता है महिलाएं अब भी शोषित हैं? हाँ, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला दिवस अर्थात वुमेन्स डे पे यहाँ पे बैठी सभी मेरी बहनों को और जहाँ जहाँ तक मेरी ये वाणी जा रही है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मुझसे प्रश्न किया गया कि आज भी शोषण है, आज भी बदलाव चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ आज भी बदलाव चाहिए और आधा नहीं, आधे से भी ज्यादा चाहिए, 75% से भी ज्यादा। कारण यत्र नारी पूजंती तत्र रमन्ति देवता, जहाँ पे नारियों का पूजन है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। तो इसका अर्थ क्या समझते हैं? नारियों का पूजन का अर्थ क्या हुआ? क्या थाली लेके धूप दीप अगरबत्ती लेके उनकी आरती उतारे? कदापि नहीं। इसका अर्थ ये है कि नारी का सम्मान, उसकी बात का सम्मान, उसके इज्जत का सम्मान, इसके साथ साथ उसका शोषण नहीं, उत्पीड़न नहीं। अब यहाँ पर मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, हालांकि मैं टीवी चैनल के माध्यम से शब्द बोलना नहीं चाहते, जिसे कहते हैं रेप। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी व्यभिचार। अब ये जो महिलाओं के संग व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, अगर इसको हम एक तरफ कर दें और आम घरों में जाएं, मेरा बहुत फैमिलियों से आना जाना रिश्ता बना हुआ है, मेरा बहुत बड़ा समाज है और मैं उस समाज में देखती हूँ और मेरे पास विशेषकर मैं महिला हूँ तो इस नाते बहुत सी महिलाएं आती हैं और मैं देखती हूँ कि उनका शोषण कैसे हो रहा है। क्योंकि शोषण का अर्थ यह नहीं है कि उनके संग व्यभिचार हो, बहुत तरह का शोषण होता है, हिंसा होती है, उनकी बात को नहीं माना जाता, उनको हमेशा यह एक दिलासा दिलाया जाता है कि वो कौन है, स्त्री। बेशक वो बराबर कमा रही हैं, बेशक वो बराबर चल रही हैं, बेशक नारी सबरूपा हैं, पर फिर भी उन्हें कदम कदम पर एक बात दिलाई जाती है, यार कि आप स्त्री हैं, आपकी एक मर्यादा है। तो ऐसा रहता है कि आज भी नारियों का शोषण है, परंतु वो ढके छुपे है। क्योंकि इसलिए कि नारी मर्यादित है, क्षमता है उसमें, सहनशीलता है, वो सहन करती है। तो पुरुष प्रधान है ये देश और वो यह सोचते हैं कि हम बड़े हैं और हम उच्च हैं। बिल्कुल। हमारे साथ लक्ष्मी जी भी मौजूद है। लक्ष्मी जी, आप खुद एसएचओ हैं। ऐसे कितने केसेस आते हैं जहां पर पढ़े लिखे घरों में आज भी दहेज के लिए हिंसा की जाती है, दहेज के लिए अपनी बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दहेज के लिए बड़े घरों में या छोटे घरों में। यहाँ मैं एनसीआर में देख रही हूँ, 1 साल मुझे एसएचओ महिला थाना हुए हो गया है और यहाँ पे बड़े और छोटे और जो सामान्य जिन्हें कहते हैं मीडियम क्लास, सबसे ज्यादा मीडियम क्लास में है। और बड़े लोगों का तो दिखावे के लिए कि बड़ी गाड़ियां और पैसे और बहुत ज्यादा ये सब चाहिए, लेके घर एकदम टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आए दिन रोज घटनाएं हो रही हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको बिल्कुल बदला जाना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को खुद आवाज उठानी चाहिए कि जो लोग दहेज की इस तरह से डिमांड कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंट बने और उनका पुरुषों का ये वर्चस्व तोड़ें कि वो डिमांड कर रहे हैं डाउरी की, और बिल्कुल डाउरी देने के लिए मना करना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स को भी ये प्रे करूंगी कि जिनके बच्चियां हैं वो उन बच्चों को पढ़ाएं, स्वाभिमानी बनाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं उन लोगों को, और ये दहेज देना बिल्कुल बंद करें। दहेज के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या आज के वक्त में हमारे सामने आ रही है वो है एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल असॉल्ट। चाहे आपके कामकाज की जगह हो, चाहे आपका घर हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गई। आखिर ऐसा क्यों? साध्वी प्रज्ञा जी, साध्वी प्राची जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार हर एक मिनट में 109 महिलाओं के साथ
छेड़छाड़ की घटनाएं होते हैं। गौर से सुनिएगा, प्रति मिनट हमारे देश में 109 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। आप अक्सर महिलाओं के लिए आगे आती रही हैं, महिलाओं को शोषित किया जाता है, छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए आप हमेशा आगे आती रही हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी महिलाएं सुरक्षित है? क्या और कदम उठाया जाना चाहिए कि छेड़छाड़ जैसी घटनाएं रुक सके? नितिशा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे साथ किया, और मैं, क्योंकि ये समाचार प्लस के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, और मैं वास्तविकता जो आपने बताई, आज पूरे देश में महिलाओं का शोषण केवल दहेज के, अभी जो मैडम ने बताया, दहेज के माध्यम से नहीं, महिला को, बच्ची को जन्म होने से पहले ही उसको पेट में खत्म कर दिया जाता है और उसकी जिंदगी इस तरह से तबाह कर दी जाती है ताकि वो जन्म ही ना ले, और जन्म भी ले तो दहेज, और दहेज के बाद ही उसके साथ जो अत्याचार और अनाचार बढ़ते जा रहे हैं समाज के अंदर, एक दामनी के दामन को कलंकित पूरे देश ने देखा किस कदर कर दिया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में इसका हल क्या है? मुजफ्फरनगर कांड, जो इतना बड़ा कांड हुआ, वो भी एक बच्ची के कारण कि उसके साथ में छेड़खानी हो रही थी और मैं वहां गई। मैं एक ही बात कहूंगी कि इसको रोका कैसे जा सकता है। आपने पूछा, इसको रोका जा सकता है, इसको रोकने का उपाय है, क्योंकि जब समस्या होती है तो उसका समाधान निश्चित होता है, जब बीमारी होती है तो उसकी दवाई भी निश्चित होती है, ऐसा नहीं है। उसको रोका जा सकता है, उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो कारण मैं बताती हूँ। अगर शिक्षा वास्तव में वैदिक शिक्षा दी जाए, मंदालसा वाली शिक्षा और गार्गी वाली शिक्षा, अगर शिक्षा में परिवर्तन, वेदों की शिक्षा महिलाओं को, बालिकाओं को दी जाए, और दूसरी बात जो मैं कह रही थी कि महिलाओं को स्वाभिमानी महिलाएं बनाई जाए। आज जो स्वाभिमान हमारा गिरता जा रहा है, उसका भी एक परिणाम है कि महिलाएं अपने स्वाभिमान की रक्षा न करके खुद भी शोषण का शिकार होती जा रही। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से स्वाभिमान को और मजबूत करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और शिक्षा के क्षेत्र से भी हमारे साथ है ऋचा जी। आप नेशनल अवार्डी रही हैं, आपने कई कविताएं लिखी हैं महिलाओं पर। मैं चाहूंगी आप पहले तो कुछ पंक्तियां हमारे लिए यहाँ पर कहें, और साथ ही साथ आपने इतना लंबा समय व्यतीत किया है, क्या आपको लगा, चाहे सरकारी स्कूल्स हो या फिर कॉन्वेंट स्कूल्स हो, कहाँ पर अभी कमी रह गई है शिक्षा के क्षेत्र में? थैंक यू नितिशा, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। गर्व करो कि तुम नारी हो, गर्व करो कि तुम नारी हो, सहन शक्ति में तुम धरणी के समान भारी हो। धरणी मीन्स धरती। सहन शक्ति में तुम धरणी के समान भारी हो। जन्मा है सृष्टि को तुमने, जन्मा है सृष्टि को तुमने, बुना है रिश्तों को तुमने, फिर वासना से क्यों हारी हो। गर्व करो कि तुम नारी हो। शिक्षा में जैसे आपने मुझसे पूछा कि कितना सुधार और चाहिए और अभी सरकारी तंत्र में क्या चल रहा है, सरकारी तंत्र के बहुत सारे स्कूल खुलते हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा के नाम पर काफी हद तक आज भी मजाक होता है। वहां पर टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, एक या दो टीचर्स वहां होते हैं, और यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वहां के प्रिंसिपल्स को या वहां पे जो भी इंचार्जेस, जो भी हेड्स हैं, उनको रिश्वत दे दी जाती है और टीचर्स अपने वहां पर पहुंचते नहीं है, काम नहीं करते हैं। उस तरीके से जो शिक्षा का मजाक सरकारी स्कूलों में बन रहा है वो बहुत ही अजीब है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुझे एक बार जानकारी मिली थी कि लगभग 1-1.25 रुपए के आसपास बच्चों के लिए सरकार रिलीज करती है, लेकिन एक बच्चे तक कितना पहुंचता है वो कभी कभी 8 रुपया और कभी कभी 80 रुपया, इस तरीके से बच्चों के पास पहुंचता है। इनके जो रिसोर्स सेंटर्स हैं वहां पर भी इसी तरीके से सामान पहुंचता है और वो जो है बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, वो रास्ते में ही कहीं रह जाता है। और जैसे आपने मुझसे बात की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में नारियों के लिए, लड़कियों के लिए क्या सुधार है, मैं कहूंगी कि शहरों में लगभग 30 से 50% के बीच में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी लगभग 5 या 7% है और लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कोई दूसरी पढ़ती है, कोई 5वीं पढ़ती है, कोई 6ठी पढ़ती है और उन्हें ब्याह दिया जाता है। तो इस तरीके से अभी जो आपका जो मीडिया है ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि मीडिया के थ्रू अगर हम आवाज उठाएं तो हम बहुत आगे और बहुत नारियों को शिक्षित करने में मदद कर पाएंगे।
बिल्कुल, नारियों को अभी भी शिक्षित करने की जरूरत है। शिक्षा मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आत्मनिर्भर हो सकेंगी। हमारे साथ गीतांजलि जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी कई सारी लड़कियां अभी भी आ रही हैं, कई लड़कियां आती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वहां पर भी शोषण होता है? क्योंकि हमने कई बार देखा है वर्क प्लेसेस में भी शोषण का शिकार होती हैं महिलाएं, और इसमें कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। जी बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह एक ही स्थिति है। गवर्नमेंट जॉब में भी महिला का शोषण होता है। आप चाहे अगर कोई महिला किसी अच्छी सीट पे बैठी है और वो अपना कार्य अच्छा करती है, तो उनके सबॉर्डिनेट भी जो है, अगर वो उनकी बॉस है तो वो उसको नहीं, उसके मतलब वो सोचते हैं कि हम इनसे हुक्म क्यों लें। उनको लगता है एक महिला हमें बोल रही है कोई कार्य करने के लिए, तो उससे उनको ईगो प्रॉब्लम होने लग जाती है। और आपके बॉसेस भी इसी तरह, कई जगह बॉसेस होते हैं जो बॉसेस को प्रॉब्लम होती है कि ये हमारे जो सबॉर्डिनेट है ये अपने वर्क में इतनी अच्छी क्यों है, या वो अगर कोई आवाज उठाए तो वो क्यों बोलती है। अगर वो कुछ बोलना भी चाहे अपने बॉस से तो वो भी उनको ना गवारा होता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट हो, आई थिंक एवरीवेयर द सेम सिचुएशन इज देयर। एंड ऑन द कॉन्ट्री, अभी जैसे आपने पीछे पूछा था कि जो ये दामिनी वाला कांड हुआ था, उसके बाद लेडीज बहुत ज्यादा डर गई थी। इनफैक्ट मुझसे कई लेडीज आके कहती थी कि हम 6 बजे घर चले जाएंगे। ऑफिसेज में ऑर्डर्स हो गए थे कि 6 बजे घर चले जाए। इवन इन प्राइवेट सेक्टर्स ये चीज हुई थी। बट आई थिंक 6 बजे घर क्यों जाना है? आपको सेफ्टी नहीं फील हो रही अपने ही एरिया में, तो आप काम छोड़ के जल्दी घर जाना चाहती हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। महिला सुरक्षित फील करेगी तभी उसको आगे, मतलब वो क्षेत्र में आगे बढ़ जब भी सकती है जब उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो बहुत सी चीजें हैं, आपके जॉब में है, आपके हर जगह महिला के संग सभी जगह अभी भी कोई बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया उसको। यहाँ तक कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, सिर्फ जॉब्स की ही बात क्यों करें, स्कूल में, कॉलेजेस में हर जगह शोषण होता है। हर जगह महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। जो कॉलेजेस हैं उसमें कुछ कल्चर भी हम इस किस्म का देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो असमत है, महिलाओं का जो एक संस्कार हमारी संस्कृति में बताए गए हैं, उनको तार तार किया जाता है। कभी बच्चे अनजाने में करते हैं तो कभी बहकावे में आकर करते हैं। क्या मैं ठीक कह रही हूँ अर्चना जी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगी आज वुमेन्स डे की वजह से। और साथ ही हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और जैसा कि एज अ टीचर मैं स्कूल्स में देखती हूँ कि जो रेशियो है वो गर्ल्स और बॉयज का, उसमें देखा जा रहा है कि अभी भी बॉयज का ज्यादा होता है, गर्ल्स का थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एजुकेटेड पर्सन है उन्हें पता है कि गर्ल्स को आगे बढ़ाना, उनको करियर के लिए उनको अभी से शिक्षित करना शुरू हो चुका है। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी एज अ इंडिया, क्योंकि हमारा देश तो बहुत ही प्राचीन, बहुत बड़ा देश है, और ऐसे में बहुत सारे इतने स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी लड़कियों की शिक्षा, या उनको ये देख करके शिक्षा नहीं दी जाती है कि ये करियर वुमेन बने या आगे चल के अपने कोई फ्यूचर अपने आप को बना सके, बल्कि उसकी जगह वही लोग ये देखते हैं कि ठीक है 12th पढ़ लेगी, थोड़ा बहुत पढ़ लेगी, शादी हो जाएगी। तो समथिंग अभी भी मुझे लगता है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरत है। हमारे साथ पिंकी जी मौजूद हैं जो कि खुद एक एनजीओ चला रही हैं। विभावरी फाउंडेशन आपके फाउंडेशन का नाम है। पहले तो मैं चाहूंगी आप जनता को बताएं कि क्या कुछ काम आज तक आप लोगों ने किया है। पहले तो वुमेन्स डे के ऊपर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग एक हाउसवाइफ एसोसिएशन रन करते हैं जिसका नाम है विभावरी हाउसवाइफ एसोसिएशन। इसमें ज्यादातर सभी लेडीज हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करें, जैसे कि किसी सोशल सर्विस, क्योंकि सब अभी घरेलू महिलाएं हैं, सब अपने घरों में ही रहती हैं, तो उनको इतना बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम सोचते हैं हम अपने स्तर पे जो करना चाहें या कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, जिनके पास पूरा पढ़ाई के लिए सामान नहीं होता, हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम उनको किताबें, पेंसिल, कॉपी वगैरह बांटें। और कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जहां पर बच्चों का इलाज होता है, वहां पे हम लोग चैरिटी करते हैं। हम लोग ने अपना एक अलग अकाउंट खोल रखा है क्लब में, जिसमें कि हम चैरिटी इकट्ठी करते हैं और उससे फिर हम इन लोगों को पैसे देते हैं इलाज करने के लिए। अनाथ आश्रम वगैरह में भी खाना पहुंचाना, कपड़े देना, जो भी हम लोग अपने से करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं को करना भी चाहिए। घर बैठी महिलाओं को भी रास्ते मिल जाते हैं समाज सेवा करने के लिए।
मैं चाहूंगी यहाँ मौजूद जितनी भी हमारे साथ महिलाएं हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कितनों को ऐसा लगता है कि हमारे ऑफिसेज में या फिर हमारे कॉलेज में महिला ही हमारा सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी होती हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं से होती है। मैं चाहूंगी एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं कि सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा, शोषण हो रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हम दोष देते हैं नेताओं को, हम दोष देते हैं समाज को।